मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है 12 भाव में 12 राशियों का फल। आज इसी संदर्भ में हम बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव भाग्य, धर्म व यश का भाव होने के कारण जातक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भाग्य पूर्व संचित कर्मों का परिणाम है। नवम भाव त्रिकोण स्थान कहलाता है। जैसे आपको मालूम है कि लग्न, पंचम भाव और नवम भाव ये तीनों ही त्रिकोण कहलाते हैं। और लेकिन ये नवम भाव जो है ये पंचम भाव से अधिक बलशाली माना जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई नवम भाव का नवमेश जो है वो पंचमेश की अधिक अपेक्षा, यानी कि नवमेश जो है वो पंचमेश की अपेक्षा से अधिक बली होता है। त्रिकोण होने के कारण यह शुभ भाव माना गया है। इसका भावेश होने पर ग्रह शुभ हो जाता है। यदि कोई शुभ ग्रह केंद्रेश हो, चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम का हो या दसम भाव का स्वामी हो, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई शुभ ग्रह, सामान्यतः क्या होता है कि कोई भी शुभ ग्रह यदि केंद्रेश होता है तो उसको केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी शुभ ग्रह यदि केंद्रेश हो, केंद्रेश होने के साथ साथ यदि वो नवमेश भी हो जाए, त्रिकोणेश भी हो जाए, तो उसका केंद्राधिपत्य दोष नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कोई ग्रह त्रिकेश या त्रिषडायश होने के साथ साथ नवमेश भी हो। त्रिक क्या है? षष्ठ भाव का स्वामी, अष्टमेश और द्वादशेश, ये हमारा त्रिक भाव हो गए। तो इन तीनों भावों का स्वामी ये अशुभ भाव कहलाते हैं। जैसे हमारा त्रिषडाय है, तृतीय भाव, षष्ठ भाव और एकादश भाव, ये त्रिषडाय हो गया, ये अशुभ भाव माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से कुंडली में षष्ठ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव ये त्रिक भाव कहलाता है। तो ये इस प्रकार से कुंडली में हमारे दोनों भाव जो है त्रिषडाय और त्रिक भाव ये अशुभ भावेश कहलाते हैं। और यदि इनके साथ साथ ये त्रिषडायेश और त्रिक भावेश यदि नवम भाव का स्वामी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो अशुभता है, जो त्रिकेश या त्रिषडायेश के रूप में आती है, वो हमेशा कम हो जाती है। नवम भाव जो है इससे हम विचार करते हैं भाग्य का, धर्म का, यश का, तीर्थ यात्रा का, गुरु का, आचार्य का, तपस्या कैसी होगी जातक की, पुण्य कैसा रहेगा, पिता की स्थिति कैसी रहेगी, दान की स्थिति कैसी होगी, जीवन में सुख वैभव जातक का कैसा रहेगा, वाहन की स्थिति कैसी होगी, और नम्रता, जातक का भाग्योदय कब होगा, कैसे होगा, विद्या कैसी रहेगी, सदाचार कैसा होगा, पति धर्म कैसा होगा, देव पूजा, संन्यास, विश्वास, समाज सेवा जातक कैसा करेगा, मुद्रण कला और देश की यात्रा कैसे उसकी रहेगी, स्वप्न, शिक्षा, अंतः ज्ञान, राजयोग, नितंब व जांघों का विचार भी इसी नवम भाव से किया जाता है। अब यदि हम भावात भावम के सिद्धांत को लेकर चलें तो सप्तम से तृतीय, जैसा कि सप्तम भाव हमारा ये पत्नी का भाव है, तो सप्तम भाव से तीसरा भाव हमारा नवम भाव आ जाता है। तो यहाँ पर तृतीय भाव जो है ये सप्तम से तृतीय हमारी पत्नी के भाई का भाव आ गया। तो इस प्रकार से साला हो या साली हो, उनका विचार भी नवम भाव से किया जाता है। अब दूसरी बात, पंचम से पंचम होने के कारण, यानी कि पंचम भाव जो है हमारे पुत्र का भाव है, और पुत्र से पंचम भाव जो है वो हमारे पौत्र का भाव आ गया, यानी कि पुत्र का पुत्र हो गया। तो पौत्र का विचार या पौत्री का विचार भी
इसी नवम भाव से किया जाता है। अब तृतीय भाव जो है, तीसरा भाव जो है हमारा भ्राता का होता है, और भाई से सप्तम यानी कि नवम भाव ये भाई से जो है ये सप्तम भाव आ गया। तो सप्तम भाव भी जो हो गया हमारा, यानी कि पत्नी की, भाई की जो है पत्नी। तीसरा हमारा भाव भाई का हुआ, भाई से सप्तम यदि देखते हैं तो भाई की पत्नी का भाव आ जाता है नवम। तो यहां से हम पत्नी की भाई या बहन के पति का भाव भी हम इस नवम भाव से विचार कर सकते हैं। दूसरी पत्नी से पुत्र तथा आकस्मिक धन लाभ का विचार भी हम इसी नवम भाव से करते हैं। नवम भाव के जो कारक ग्रह हैं वो हैं सूर्य और गुरु। अब हम बात करते हैं कि नवम भाव में मेष आदि जो द्वादश राशियां हैं, मेष से लेकर के मीन राशि तक, वो जब नवम भाव में बैठती हैं तो किस प्रकार का फल वो जातक के जीवन में डालती हैं, या किस प्रकार का प्रभाव जातक के जीवन में इससे होता है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नवम भाव में मेष राशि की। तो जिस जातक का जन्म सिंह लग्न में होगा उसकी नवम भाव में जो है मेष राशि आ जाएगी। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष। तो इस तरह से नवम भाव में जिस जातक की मेष राशि होती है, ऐसा जातक बड़ा विवेकी होता है, उत्तम भाग्य वाला होता है। आय की तुलना में व्यय की अधिकता ऐसे जातक के जीवन में बनी रहती है। ऐसे जातक को प्रायः चौपायों व कृषि उत्पादकों के क्रय विक्रय से लाभ मिलता है। अब हम बात करते हैं, यानी कि नवमेश जो हो गया मेष का स्वामी मंगल। तो नवमेश यदि मंगल है और कुंडली में मंगल यदि बली हो जाए तो ऐसी स्थिति में धन और राज्य सम्मान, भूमि व माता का सुख जातक को पूर्ण रूप से अपने जीवन में मिलता है। और यदि भाग्येश यानी कि नवमेश मंगल जो है यदि कुंडली में निर्बल हो जाए तो चिंता और हानि की वृद्धि करता है। अब बात करते हैं नवम भाव में वृषभ राशि की। तो जिस जातक के नवम भाव में वृषभ राशि होती है, ऐसा जातक भी बड़ा विद्वान होता है, विवेकी होता है और बड़े उच्च चरित्र वाला होता है। लेकिन ऐसे जातक का जो बचपन है वो कष्टपूर्ण व्यतीत होता है। शिक्षा में उसकी रुचि रहती है, बड़ा दानी होता है, दूसरों को आश्रय देने वाला होता है और वृद्ध अवस्था में धन संचय करने वाला होता है। नौकरी में ऐसे जातक की धीमी गति से उन्नति होती है। सजावट व विलासिता की वस्तुओं पर ऐसा जातक अधिक खर्च करता है। ऐसे जातक के यानी कि जिसके नवम भाव में वृषभ राशि हो, तो वृषभ राशि का स्वामी हो गया शुक्र। यदि उस जातक की कुंडली में शुक्र बली है तो ऐसे जातक को धन की प्राप्ति जीवन में होती रहती है। और यदि नवमेश यानी कि शुक्र जो है वो यदि कुंडली में निर्बल हो गया, निर्बल कैसे होगा, नीच का हो सकता है, शत्रुओं से पीड़ित हो सकता है, पाप पीड़ित हो सकता है और अशुभ भाव में यदि बैठा हुआ तो हो सकता है। ऐसी स्थिति में शुक्र के निर्बल होने पर उसके साले द्वारा धन का नाश किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नवम भाव में मिथुन राशि की। तो जिस जातक की नवम भाव में मिथुन राशि होती है, ऐसा जातक बड़ा सौम्य मूर्ति वाला होता है, बड़ा धार्मिक होता है, सहनशील होता है, दया का सागर होता है, हर एक के ऊपर दया करने वाला, कृपा करने वाला होता है। परोपकार की भावना ऐसे जातक के अंदर पनपती रहती है, परोपकारी होता है, देवताओं का, ब्राह्मणों का पूजक होता है। व्यापार से ऐसा जातक अपने जीवन में धन संचय करता है, बड़े प्रतिष्ठित होता है, जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति इसको होती है, उच्च विचार इसके होते हैं। लेकिन नवमेश यानी कि बुध, यानी यहाँ पर मिथुन राशि है, मिथुन राशि का स्वामी हुआ बुध। यदि नवमेश बुध जो है कुंडली में
निर्बल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जातक के भाग्योदय में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। धनहीनता भी जीवन में आ जाती है और ऋणग्रस्तता हो जाती है। जातक जो है ऋण में घिरा रहता है और आकस्मिक लाभ हानि उसके जीवन में बनी रहती है। अब बात करते हैं नवम भाव में कर्क राशि की। तो जिस जातक के नवम भाव में कर्क राशि होती है, ऐसा जातक बड़े धार्मिक विचारों वाला होता है। तीर्थ यात्रा करने वाला, तपस्वी, भावना प्रधान, रूढ़िवादी, निर्णय में कुछ विलंब लेने वाला। और यदि नवमेश यानी कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा हो गया, तो नवमेश हमारा जो है चंद्रमा हो गया, चंद्र हो गया। तो चंद्रमा जो है यदि कुंडली में बली हो जाए, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा कुंडली में उच्च का हो, या चंद्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, या मित्र राशिस्थ हो, यानी किसी भी प्रकार से कुंडली में यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में होगा, तो वह जातक को राज्य का सुख देगा और सालियों का सुख भी उस जातक को जीवन में मिलता रहेगा। सफल शिक्षक होगा, पत्रकार होगा, लेखक या प्रकाशक होकर के अपनी आजीविका को चलाने वाला रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सिंह राशि की। यानी जिस जातक के नवम भाव में सिंह राशि होगी, यानी उसका जन्म जो है यदि धनु लग्न में होगा, तो नवम भाव में उसकी सिंह राशि होगी। ऐसा जातक जो है वो धर्म एवं रूढ़ि का विरोधी रहेगा। भाग्यवान होगा, परंतु बाधाओं के उपरांत ऐसा जातक परिश्रमी होता है, समाज में बड़ा प्रतिष्ठित होता है। ऐसे जातक की कुंडली में यानी कि नवमेश सूर्य जो है यदि बली हो जाए, तो राज्य से लाभ, यानी कि उच्च में बैठा हो, या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, या शुभ स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को राज्य से सम्मान मिलता है। दूसरी बात ये होती है कि नवमेश सूर्य के साथ यदि कुंडली में बुध की स्थिति हो जाए, यानी बुध की सूर्य और बुध का योग हो जाए, बुध आदित्य योग बने, ऐसी स्थिति में कुंडली में, तो जातक को राज्य से सम्मान की प्राप्ति होती है, पद तथा धन, और ऐसे जातक की वृद्धावस्था अत्यंत सुखपूर्ण व्यतीत होती है। अब बात करते हैं नवम भाव में कन्या राशि की। यानी जिस जातक का जन्म मकर लग्न में होगा, उसकी नवम भाव में आएगी कन्या राशि। तो कन्या राशि जिस जातक के नवम भाव में होगी, ऐसा जातक बड़े विलासी स्वभाव का होगा, ऐसो आराम करने वाला होगा, पुत्र एवं परिवार से अत्यधिक स्नेह करने वाला होगा। लेकिन ऐसे जातक के भाग्योदय में ऊंच नीच, कभी ऊंचा कभी नीचा, ये परिस्थितियां चलती रहती हैं। प्रदर्शन प्रिय होता है। ऐसे जातक का भाग्योदय जो है वो मामा के माध्यम से होता है। नवम में राहु या केतु होने पर, यदि ऐसे जातक के नवम भाव में राहु हो जाए या केतु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में बुध जो है यानी बलि बुध जो है आकस्मिक भाग्योदय कारक हो जाता है। यानी नवमेश जो है वो आकस्मिक भाग्योदय कारक हो जाता है। जब बुध की दशा अंतरदशा आएंगी, ऐसी स्थिति में वो जातक को निश्चित रूप से भाग्योदय कराएगा। और यदि ऐसा बुध जो है वो लग्नस्थ हो जाए, लग्नस्थ होने के कारण बुध जो है वो जातक को धार्मिक प्रवृत्ति वाला बना देता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मकर लग्न हो और नवम भाव में यदि कन्या राशि हो, तो हमारा नवमेश जो है बुध हो गया, तो बुध जो है लग्नस्थ होगा तो धार्मिक प्रवृत्ति वाला होगा। और नव में यदि राहु केतु की स्थिति बली हो गई और बुध जो है, ऐसी स्थिति में जातक को आकस्मिक भाग्योदय कराएगा। जब उसकी अपनी दशा अंतरदशा आएगी, वो निश्चित रूप से भाग्योदय कराएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नवम भाव में तुला राशि की।
तो जिस जातक का जन्म कुंभ लग्न में होगा उसके नवम भाव में तुला राशि आ गई। तो ऐसा जातक यानी कि तुला राशि वाला जातक नवम भाव में बड़ा धर्म, समाज एवं कानून का पोषक होता है। धर्म के प्रति उसकी बड़ी आस्था होती है, समाज में और कानून का जो है रक्षक होता है एक प्रकार से। लेकिन ऐसे जातक का जो बचपन है वो बड़ा कष्टप्रद होता है। उसकी शिक्षा में विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। व्यापार जो है ऐसे जातक को बड़ा लाभदायक रहता है। देशाटन में, देश भ्रमण में ऐसे जातक की प्रायः रुचि होती है। अब यहाँ पर है तुला राशि, तो तुला राशि का स्वामी हो गया शुक्र, यानी कि नवमेश जो है यानी कि भाग्येश जो है हमारा शुक्र यदि कुंडली में बली हो तो ऐसा जातक भू संपत्ति का और वाहन का पर्याप्त सुख अपने जीवन में भोगता है। ऐसे जातक के जीवन में शालियों की वृद्धि होती है। और शुक्र यदि किसी कारणवश यदि निर्बल हो जाए, नीचे राशिस्थ हो या शत्रु से पीड़ित हो, पाप पीड़ित हो, अशुभ भावेश में बैठा हो, ऐसी स्थिति में शुक्र के निर्बल होने पर यह जातक भाग्यहीन हो जाता है। नेतृत्व के गुण से संपन्न तो रहता है और साथ ही साथ ससुराल से इसको धन की प्राप्ति भी होती है। अब बात करते हैं नवम भाव में वृश्चिक राशि की, यानी जिस जातक का जन्म मीन लग्न में होगा उसके नवम भाव में वृश्चिक राशि आ जाएगी। तो वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल, यानी नवमेश जो है मंगल यदि यहाँ पर है तो ऐसा जातक जो है बड़ा ढोंगी प्रवृत्ति वाला होता है, प्रदर्शन प्रिय है, सजावट व फैशन के दिखावे में अधिक खर्च करने वाला होता है। परिवार व समाज से उसको सहयोग कम ही जीवन में मिल पाता है। समय को देख करके कार्य करने वाला होता है। यात्रा का बड़ा शौकीन होता है, निरंतर प्रगतिशील होता है, धनी और धार्मिक जीवन व्यतीत करने वाला होता है। अब बात करते हैं नवम भाव में धनु राशि की, यानी जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ उसके नवम भाव में यहाँ पर आ गई धनु राशि। तो धनु राशि का स्वामी है गुरु। तो यहाँ पर यदि नवमेश जो है बृहस्पति हैं तो ऐसी स्थिति में जातक बड़ा धनी होता है। जीवन में धन की कोई कमी उसमें नहीं रहती है। प्रायः ऐसा जातक शुभ कार्यों में धन जो है खर्च करने वाला होता है। शांत होता है, बड़े सौम्य स्वभाव का होता है, लेकिन भाग्योदय इसका अपूर्ण रहता है। कार्यों में बाधाएं आती रहती हैं। ऐसे जातक का भाग्योदय जल संबंधी नौकरी से होता है। परिवार व समाज में ऐसा जातक बड़ा प्रिय होता है। प्रसिद्धि उसको अपने जीवन में मिलती है। बचपन उसका सामान्य रहता है, मध्यावस्था में लेकिन कुछ कठिनाई उसके जीवन में आती है। परिश्रम करने वाला होता है। गुरु ऐसे जातक की कुंडली में यदि बली हो, यानी कि नवमेश गुरु जो है यदि कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक को धन व पद की प्राप्ति अपने जीवन में होती है और पुत्र संतान की अधिकता भी उसके जीवन में रहती है। अब बात करते हैं नवम भाव में मकर राशि की, यानी जिस जातक का जन्म वृषभ लग्न में हुआ उसके नवम भाव में आ गई मकर राशि। तो जिसके नवम भाव में मकर राशि है यानी कि भाग्येश उसका हो गया शनि, ऐसा जातक जो है राजनीति में बड़ा निपुण होता है। कठिन से कठिन कार्य करने में बड़ा समर्थ होता है। परोपकार की भावना ऐसे जातक के अंदर भरी हुई होती है, लेकिन भाग्य वृद्धि में कुछ बाधाएं उसके जीवन में आती हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि शत्रु पक्ष जो है ऐसे जातक पर हावी रहता है। यदि नवमेश यानी कि शनि कुंडली में उसके निर्बल और शुभ प्रभाव रहित हो जाए तो ऐसा जातक जो है, जातक का जो है पिता वो निर्धन एवं कटुभाषी होता है। और यदि जातक की कुंडली में शनि जो है नवमेश शनि यदि बली हो तो वो अपनी दशा और अंतरदशा में जातक को
धन, पद और प्रसिद्धि देने वाला होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर नवम भाव में कुंभ राशि की, यानी जिस जातक का जन्म मिथुन लग्न में है उसकी नवम भाव में यहाँ पर कुंभ राशि आ जाएगी। ऐसे जातक का जो जीवन है वो बचपन कष्ट एवं संघर्षमय रहता है, लेकिन मध्यावस्था से ऐसे जातक का भाग्योदय शुरू हो जाता है। यात्रा प्रधान व्यवसाय उसको मिलता है, जिसमें प्रायः ट्रैवलिंग, टूर एंड ट्रैवलिंग का व्यवसाय उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। कूट राजनयिक होता है, वाक्पटु होता है, बोलने की कला में बड़ा माहिर होता है, अपनी वाणी से सबको प्रभावित कर देने वाला होता है। वृद्धावस्था में ऐसा जातक धनी रहता है, शुभ कार्यों में उसकी रुचि रहती है, जैसे वृक्षारोपण करना, कुआं बनवाना, बावड़ी बनवाना, मंदिर बनवाना, धर्मशाला के निर्माण में खर्च करना। ये ऐसे जातक जो है ऐसे कार्यों में जातक प्रायः खर्च करने में रुचि रखता है। ऐसे जातक यानी कि नवमेश जिसका शनि हो, शनि यदि बली हो तो जातक को वह बली शनि दीर्घायु बनाता है। और यदि कुंडली में किसी भी प्रकार से यदि शनि निर्बल हो जाए तो ऐसा जातक जो है भाग्यहीन व मृत्यु का भय सदैव उसको बना रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर नवम भाव में मीन राशि की। जिस जातक का जन्म कर्क लग्न में होगा उसके नवम भाव में यहाँ पर मीन राशि आ गई। तो मीन राशि वाला जो जातक है बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है, जीवन उसका बड़ा सफल होता है, सहनशील। प्रायः ऐसे जातक को पीली वस्तुओं के व्यवसाय से लाभ मिलता है, क्योंकि नवम भाव नवमेश मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी है गुरु, तो गुरु जो है, गुरु का संबंध जो है पीली वस्तुओं से है। और नौकरी से भी ऐसे जातक को उन्नति मिलती है। ऐसा जातक शुभ कार्यों में खर्च करने वाला होता है, साधु संतों का आदर करने वाला। अब यदि ऐसे जातक की स्थिति में, यानी कि जिस जातक का जन्म जो है कर्क लग्न में है और नवम भाव में उसकी जो है मीन राशि है, और यदि उसका सिंह का गुरु यदि द्वितीय भाव में हो, दूसरा भाव हमारा ये देख रहे हैं, यहाँ पर यदि सिंह राशि में गुरु हो जाए तो ऐसा जातक बड़ा धर्मोपदेशक होता है। और गुरु यदि कुंडली में निर्बल हो जाए तो ऐसे जातक को हमेशा शत्रुओं से हानि और भय भी बना हुआ रहता है। प्रिय मित्रों, यह था आज नवम भाव में 12 राशियों का फल। आशा है आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।